मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के अवधि के दौरान लड़ा गया था। इस दौरान अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में अलग अलग संधियां हुई। उन संधियों की स्थिति क्या थी उसको समझने के लिए हम तत्कालीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णय कैसे हुआ करते थे उन पर थोड़ा सा चर्चा करना थोड़ा आवश्यक है, ताकि ये जो अलग अलग 3 संधियां हुई इसकी क्या आवश्यकता पड़ी उस बात को आप अच्छे से समझ सकें। 1775 तक अंग्रेज़ जो है उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और अपना एक छत्र राज्य कायम कर लिया था। इस कारण बाकी जो मद्रास में गवर्नर था, जो महाराष्ट्र में जो आजकल की सूरत गुजरात महाराष्ट्र का जो सम्मिलित इलाका था वहाँ जो गवर्नर थे वो एक तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल इनसे सीनियर मोस्ट हुआ करता था, तो वो उनके फैसलों पर निर्णय ले सकता था। और इन सब के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जो काउंसिल हुआ करती थी, निदेशक मंडल जो हुआ करते थे, वो इन सब के ऊपर फैसला लिया करते थे। इनके फैसलों की समीक्षा, अगर परिवर्तन करना चाहे तो फैसलों में परिवर्तन भी किया करते थे। इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो सीनियर मोस्ट है, इन सबसे वो गवर्नर है, ये गवर्नर जनरल है, और इनके भी ऊपर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स का जो काउंसिल है, निदेशक मंडल है, वो इन फैसलों की समीक्षा किया करता था। ये परिस्थिति उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जिसके कारण जब ये युद्ध शुरू हुआ तब संधियां जो हैं अलग अलग तरह से की गई थी। अब युद्ध क्यों शुरू हुआ उसकी पृष्ठभूमि में जाने के लिए थोड़ा सा आप जो मैंने मराठा पेशवा के बारे में बताया है उस लेक्चर को सुनिएगा, ताकि आप इनको इंटर रिलेट कर सकें। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक कैरेक्टर को अलग अलग जगह पर पाते हैं। कई बार एक ही किरदार हमारे जैसे पेशवा में भी आ गया है, आंग्ल मराठा युद्ध में भी आ जाएगा। तो ये किरदार जब बार बार घूम करके आते हैं उनको आप अलग अलग लेक्चर्स में इंटर रिलेट करके अंतर संबंध बढ़ा करके पढ़ोगे तो ना सिर्फ आपकी इतिहास की समझ गहरी होगी, बल्कि आप और भी जो आने वाले टॉपिक हैं उनको अपनी भाषा में कहने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम हो जाओगे। याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मराठा पेशवा का लेक्चर ज़रूर एक बार आप वापस से देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो बालाजी थे उनकी जो है मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र माधव राव को पेशवा घोषित किया गया। 1773 में माधव राव की मृत्यु हो गई और उनका जो है छोटा भाई नारायण राव 1773 में उसे पेशवा बना दिया गया। लेकिन माधव राव का चाचा रघुनाथ राव, या मराठा राजनीति में राघोबा नाम से ज़्यादा जाना जाता है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो राघोबा ने क्या किया, नारायण राव की हत्या 1773 में कर दी। उसका सपना था कि वो पेशवा बनता, लेकिन जब सारे मराठा सरदार इकट्ठा हुए तो उनको ये बात उचित नहीं लगी। उन्होंने जो है नारायण राव का अल्पवयस्क पुत्र था, नवजात पुत्र था उस समय, माधव नारायण राव, इसे पेशवा स्वीकार कर लिया। अब जब ये इतना छोटा पेशवा है तो प्रशासन का कार्य कौन देखेगा, तो इसके लिए 12 भाई परिषद, शाब्दिक अर्थ इसका होता है 12 भाई यानी बड़ा भाई, बड़े भाइयों की काउंसिल थी जो कि जब तक कि पेशवा वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसके सारे कामकाज को देखने वाली थी। इस परिषद की अध्यक्षता नाना फडणवीस कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ से लेकर के 1799 में जब 19वीं सदी के प्रारंभ में उनकी मृत्यु हुई तब तक मराठा राजनीति पर अपनी गहरी पकड़ रखी और अंग्रेज़ों के कुचक्रों से वो बचाते चले गए। अब जब माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया गया और 12 भाई परिषद का गठन उनकी सुरक्षा के लिए और प्रशासन संभालने के लिए कर दिया गया, तो रघुनाथ राव यानी राघोबा इन चीज़ों से बहुत निराश हो गया। इस हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन में
क्योंकि उसका सपना था पेशवा बनने का, अब ये टूट चुका था। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने मराठों के शत्रु अंग्रेज़ों से मित्रता करना ज़्यादा उचित समझा, जो कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में ये अध्याय कई बार दोहराया जाना था कि आपसी झगड़ों का फ़ायदा अंग्रेज़ हमेशा के लिए उठा लिया करते थे। 1775 में रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सूरत में गवर्नर था उससे जाकर के मिला और वहाँ उससे बातचीत करी, और यहाँ इन दोनों के बीच में 1775 में सूरत की संधि हो गई। इस संधि की मुख्य शर्तें, जो मुख्य बिंदु थे जो हमें जानने ज़रूरी हैं, वो ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रघुनाथ राव यानी राघोबा को पेशवा बनने में सहायता करेगी, और बदले में जब राघोबा पेशवा बन जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सालसेट और बसीन, ये दो द्वीप थे, उनको प्रदान करेगा। अब इसका रीज़न ये था कि बंगाल की जो गवर्नर था वो अब गवर्नर जनरल बन चुका था, पूरे बंगाल का आधिपत्य था। साउथ में जो है वहाँ भी अच्छा खासा विस्तार हो रहा था। तो यहाँ जो बम्बई, गुजरात के जो गवर्नर थे वो बड़े उद्वेलित थे कि हम लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के राज्य का, साम्राज्य का विस्तार करें और इंग्लैंड के इतिहास में हम अमर हो जाएं। बस इसी भावना से ये संधि प्रेरित हुई थी। जहां रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनके आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाना चाहती थी। इस संधि के कारण मराठों के बीच में और अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। अब ऐसा हुआ कि मैंने बताया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल था और ये सारे गवर्नर थे तो वो सीनियर मोस्ट था। उस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। जब सहायक संधि हमने पढ़ी थी उससे पहली बार जो गवर्नर जनरल बन करके आया जिसने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स के समय में ये युद्ध शुरू हुआ तो हेस्टिंग्स को लगा कि मुझसे बिना पूछे, मैं सीनियर हूँ, इनसे ऊंचे ओहदे का हूँ, तो इनको युद्ध प्रारंभ करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। दूसरा उसने कहा कि हमको मराठों की इंटरनल पॉलिटिक्स में, उनकी आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, उनके कौन पेशवा बनता है कौन नहीं, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो उसने क्या किया, कर्नल एप्टन को पूना भेजा। एप्टन ने आकर के मराठों से पुरंदर की संधि कर दी। ये घटना 1776 की है। पुरंदर की संधि हुई है वॉरेन हेस्टिंग्स के निर्देशों के अनुसार कर्नल एप्टन और मराठों के बीच में हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब राघोबा का पक्ष, रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेज़ों को इसके बदले में सालसेट का द्वीप मराठों ने प्रदान कर दिया। इस तरह से ये युद्ध 1 वर्ष के अंदर ही समाप्त हो जाना था, लेकिन किस्मत को, नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। शायद ये युद्ध लंबा खिंचता चला जाना था। जब इस पुरंदर की संधि और सूरत संधि दोनों की खबरें लंदन में निदेशक मंडल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो डायरेक्टर्स मिला करके चलाया करते थे उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया, हमको तो भारत में साम्राज्य का विस्तार करना है, कोई ना कोई बहाना चाहिए हमको साम्राज्य के विस्तार का। ये हेस्टिंग्स ने तो हमारी नीति को ही उलट दिया, हमारी सारी महत्वाकांक्षाओं को इसने कुचल दिया। इतना कहकर उन्होंने जो है पुरंदर की संधि की मान्यता रद्द कर दी और सूरत की संधि को वापस से लागू कर दिया। और इतना होते ही वापस से अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में जो युद्ध विराम था वो ख़त्म हो गया और युद्ध वापस से प्रारंभ हो गया। अब जो है ये युद्ध थोड़ा लंबा चलने वाला था। मराठे अभी तक पानीपत के तृतीय युद्ध में थोड़ा सा धक्का ज़रूर लगा था उनकी महत्वाकांक्षाओं को, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से परास्त नहीं हुए थे, इतने कमज़ोर नहीं हुए थे कि अंग्रेज़ उनको आसानी से पराजित कर लेते। और साथ ही साथ उनके साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि कुछ फ्रांसीसी भी जो हैं, जो कि अमेरिका में युद्ध चल रहा था, वहाँ से होकर उत्प्रेरित होकर के मराठों की मदद के लिए आए और इस फ्रांसीसी मदद के बूते मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से पराजित
कर लिया और 1779 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में बड़गांव की संधि हुई। यहाँ अंग्रेज़ पूरी तरह से परास्त हो चुके थे और उनको मजबूरन ये संधि करनी पड़ी। इस संधि की मुख्य शर्तें ये थी कि वो का वही माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर दिया जाएगा, रघुनाथ राव का कंपनी अब कोई भी पक्ष नहीं लेगी, और साथ ही साथ सबसे अपमानजनक ये था कि 1773 के बाद में कंपनी ने मराठों के प्रभाव क्षेत्र में जो जो इलाके जीते थे वो वापस उन्हें मराठों को सौंपने थे। देखिए, युद्ध शुरू हुआ है 1775 में और 1773 यानी उससे 2 साल पहले भी जो उन्होंने इलाके जीते हैं वो सारे कंपनी को इनको वापस देने हैं। इस तरह से ये संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। जब इस संधि की खबर वॉरेन हेस्टिंग्स तक पहुंची तो उन्होंने कहा, इतनी अपमानजनक संधि तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं। इस तरह से हम जो पूरे विश्व में शक्तिशाली हो रहे हैं, भारत में एक प्रमुख शक्ति के आगे हम इतनी बुरी तरह से परास्त हुए। जब इसकी खबर यूरोप में पहुंचेगी तो न सिर्फ कंपनी बल्कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। और हेस्टिंग्स ने जो है वापस से युद्ध शुरू कर दिया। इस संधि को मानने से उसने इनकार कर दिया। वापस से अब तीसरा चरण शुरू हो गया है अंग्रेज़ों और मराठों के युद्ध का। युद्ध पहला ही है लेकिन संधियां बार बार होती चली जा रही हैं। अब वापस से अंग्रेज़ आए और दोनों ही पक्ष जो है इस बार पूरे मुकाबले से अपने आप को उन्होंने युद्ध क्षेत्र में झोंक दिया, लेकिन लगभग ये मैच ड्रॉ रहने वाला था। दोनों ही पक्षों को समझ में आ गया कि हम इनको आसानी से पराजित नहीं कर सकते। अपने सारे संसाधन, शक्ति, सेनापतियों, अस्त्र शस्त्र इनको गंवा कर ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पराजय के लगभग ही थी। तो इस कारण से दोनों ही पक्ष जब बराबरी पे छूटे तो 1782 में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में सालबाई की संधि हुई और इस संधि के कारण पहले आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हो गया। ये संधि लागू हुई 1782 में। इस संधि की मुख्य शर्तें ये थी कि सबसे पहली शर्त, कंपनी ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया, जो कि हर बार होता था, लेकिन वापस से एक बार हेस्टिंग्स ने मना किया तो वहाँ निदेशक मंडल ने कह दिया नहीं, ये संधि मान्य नहीं है। दूसरी बार यहाँ जो है महाराष्ट्र में मराठा क्षेत्र में जो कंपनी है उनके गवर्नर ने स्वीकार किया तो हेस्टिंग्स ने उसको मानने से मना कर दिया। लेकिन आखिरकार कंपनी को माधव नारायण राव को ही पेशवा स्वीकार करना पड़ा। दूसरा जो है रघुनाथ राव या राघोबा, उसको बताया गया कि पेशवा जो है उसको पेंशन देगा और कंपनी ने राघोबा को मराठों को सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके साथ मित्रता की संधि हुई थी। इस कारण वो उसकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। अगर डालते तो बाकी के भारत के राजा जो हैं और भी जो आने वाले थे उनके पास, उनको लगता कि ये कंपनी तो हमको मौत के मुंह में धकेल रही है, तो शायद कंपनी ने दूरगामी नीति अपनाते हुए रघुनाथ राव को मराठों को सौंपने से इनकार कर दिया। और अंत में सालसेट और बसीन चाहिए थे। शुरुआत में सूरत की संधि में यही तय हुआ था। बसीन का सपना तो उस समय अधूरा रह गया, लेकिन इस बसीन की जगह उनको एलिफेंटा मिल गया। सालसेट और एलिफेंटा के इलाके कंपनी को सौंप दिए गए। ठीक है, इस तरह से पहले आंग्ल मराठा युद्ध का जो नाटक है उसका पटाक्षेप हो गया। इस दौरान अलग अलग संधियाँ हुई। सूरत की संधि से ये युद्ध प्रारंभ हुआ, उसके बाद पुरंदर की संधि जो कि हेस्टिंग्स ने अस्वीकार कर दी, फिर सालबाई की संधि बड़गांव की संधि, पुरंदर की संधि जो निदेशक मंडल ने अस्वीकार कर दी, बड़गांव की संधि जो हेस्टिंग्स ने अस्वीकार कर दी और अंत में सालबाई की संधि। यहाँ जो है अंग्रेज़ों को तब तक मराठों की ताकत का एहसास हो गया था कि हम शक्तिशाली तो हैं लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि मराठों को आसानी से पराजित कर लें बिना बहुत ज़्यादा जन धन की हानि के। इस कारण इन्होंने एक तरह से युद्ध विराम का क्षेत्र रखा। मराठे तो इस युद्ध को भूल करके वापस इंटरनल पॉलिटिक्स में लग गए, एक दूसरे को गिराने भिड़ाने में आपस में लड़ने झगड़ने लग गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आने वाले 20 वर्षों में
अगले युद्ध की तैयारी के लिए शक्ति का संचय करना शुरू कर दिया। और यही एक महत्वपूर्ण सीख हमको इस युद्ध के बाद इन दोनों ने जो पॉलिसीज़ अपनाई उससे मिलती है कि जो इंसान इतिहास से सबक नहीं लेता है वो खुद एक ऐसा इतिहास दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास बनने के लिए तैयार रहा करता है। बस इतना ही कह करके आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।